हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट लेक्चर पे, लेक्चर 10 पे। मॉडर्न अलजेब्रा का ये लास्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर 10। आपको जैसे पीवाईक्यू सीरीज खत्म हो जाएगी। आज के लेक्चर में मैं 2012 के बाद के ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, जिससे थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि 1+√-3 इन Z√-3। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने गॉसियन इंटीजर के बारे में बात करी है। Z√I वाली जो हमारी एक सेट होता है या रिंग, उसको कहते हैं गॉसियन इंटीजर की रिंग होती है, वो है ये। और इसमें पूछा है कि जो एक एलिमेंट है इस रिंग का, क्या वो एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है बट प्राइम एलिमेंट नहीं है। हमें इसको दिखाना है, हमें जस्टिफाई करना है, इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एक प्राइम एलिमेंट नहीं है बट एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम और इरेड्यूसिबल एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। और ऐसा करते हैं, पहले एक और क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे, पहले हम उसको डील करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम उस वाले क्वेश्चन पे जाकर के करेंगे, ताकि मैं आपको दोनों क्वेश्चन में रिलेशन बता पाऊंगी। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में से पूछा गया है, क्वेश्चन में डिफाइन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स एंड प्राइम एलिमेंट्स इन इंटीग्रल डोमेन डी विद यूनिट्स। तो मैं पहले आपको डेफिनेशंस लिखवाऊंगी इन दोनों की, बिकॉज पूछी गई है। सो आई विल गिव द डेफिनेशंस ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट and prime element. So first is irreducible element. Irreducible element, पहले मैं ऊपर हेडिंग डाल दे रही हूँ डेफिनेशन। ठीक है, तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अ नॉन जीरो एलिमेंट ए, हम कोई एलिमेंट मान रहे हैं ए नॉन जीरो ऑफ द इंटीग्रल डोमेन डी is called an irreducible element। इससे हम पहले भी डील कर चुके हैं कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, बट आज मैं आपको ऑफिशियल डेफिनेशन लिखवा दे रही हूँ। मैं डेफिनेशन शायद अब तक नहीं लिखवाई है। तो और पॉलिनोमियल भी एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है, कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो कि एक इंटीग्रल डोमेन में है। इफ पहली बात, इट शुड नॉट बी अ यूनिट, ए इज नॉट अ यूनिट। ठीक है, एंड व्हेनेवर, जब भी हम a को इज इक्वल टू बी सी, वेयर b c बिलोंग्स टू d। ठीक है, a is equals to bc, b c belongs to d, then either b is a unit or c is a unit. So this is the definition for irreducible elements. अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है सेकंड डेफिनेशन पूछी है प्राइम एलिमेंट्स की। तो आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम एलिमेंट्स। प्राइम एलिमेंट्स में कुछ नहीं है, वो भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के स्टेप्स पे चलता है। जैसे इसमें भी नॉन जीरो रहना चाहिए एलिमेंट, और जो एलिमेंट है वो यूनिट नहीं होना चाहिए। बस लास्ट में चेंज आता है कि जो a है इज इक्वल टू बी सी है, देन इधर b डिवाइड्स c और a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c। ओके, तो ये होता है चेंज डेफिनेशन है प्राइम एलिमेंट की। तो मैं आपको लिखवाती हूँ कि प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइम एलिमेंट, नॉन जीरो element a of the integral domain D is called a prime element if a is not a unit। ठीक है, मेरा नॉन जीरो नॉन यूनिट। ठीक है, एंड जब भी whenever a is equal to bc, where a b c, जो हम जिसके टर्म्स में जिसके प्रोडक्ट में हम उसको लिख रहे हैं,
वो भी एलिमेंट्स कहाँ से आने चाहिए, इंटीग्रल डोमेन से ही आने चाहिए। देन इसमें क्या हो जाता है, बस इसका जो आइदर वाला पार्ट है वो चेंज हो जाता है। इसमें हमको चाहिए था इररेड्यूसिबल में कि या तो बी यूनिट हो या तो सी यूनिट हो। इसमें क्या होता है, देन आइदर ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड्स सी। ठीक है, सो नाउ दिस वाज द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने कर दिया, हमने दोनों की डेफिनेशन लिखवा दी है। आई होप आपको क्लियर हो ये डेफिनेशन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें बस तीन चीजें दिमाग में रखनी है। इररेड्यूसिबल और प्राइम में डिफरेंस क्या है, कि इररेड्यूसिबल प्राइम में सेम क्या है कि वो नॉन जीरो होते हैं और नॉन यूनिट एलिमेंट्स होते हैं। डिफरेंस क्या है कि अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखा गया तो उन दोनों में से एक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ यूनिट। ठीक है, और प्राइम में क्या होता है, अगर लिखा गया है तो या तो ए बी को डिवाइड करेगा या ए सी को डिवाइड करेगा, मतलब उन दोनों में से किसी एक नंबर को या एलिमेंट को ए डिवाइड करेगा। ओके, एंड नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट, टू शो दैट एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररेड्यूसिबल। मतलब हमने क्या, एक थ्योरम है ये, एक्चुअली दिस इज द थ्योरम, यू शुड नो दिस थ्योरम। हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे दैट एवरी प्राइम एलिमेंट is an irreducible element. ठीक है, we need to prove this, and converse पे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, एंड इसके कन्वर्स पे we will connect the first question that we were going to do for the पहले में। ठीक है, so अब हम देखते हैं कि every prime element is an irreducible element। तो हम क्या करते हैं, हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, लेट्स a be a prime element। ठीक है, एक प्राइम एलिमेंट है इन द इंटीग्रल डोमेन डी। डी इंटीग्रल डोमेन में हमने एक ए प्राइम एलिमेंट लिया, तो ये हमें क्लियरली इंप्लाई कर रहा है कि जो ए है इट इज नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट। इससे क्या हुआ, हमारा आधा इररेड्यूसिबल के लिए जो हमें चाहिए था वो मिल गया, कि जो हमारा ये एलिमेंट ए है वो नॉन जीरो है और नॉन यूनिट एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लेट करेंगे A is equals to BC. Now we clearly know कि if we need to prove that A is an irreducible element, we need to show, हमारा to show हमारा clear होना चाहिए मोटिव क्या है, that either B is a unit और C is a unit. करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें दिया क्या हुआ है, गिवन, हमने जो लिया हुआ है, लेट किया हुआ है, गिवन A is prime। इसका मतलब है this implies if A is equals to BC and A divides A, this implies A divides BC. Yes, and this implies by definition of prime element either A divides B और A divides C। अब हमें नहीं पता किसको कर रहा है, तो हम केसेस बनाएंगे। पहला क्या केस है, now if A divides B, इसका मतलब क्या है कि हम B को A के टर्म्स में लिख सकते हैं। This implies B is equals to sum AT where T also belongs to the integral domain. Correct? There is no problem in this. हमको इसको इस टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। Now we'll replace A by its actual value, that is BC. So B is equals to BC into T, right? So this implies B will get cancelled and this will become that CT is equal to 1. Now 1 is our unity element, unity, 1 is unity, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो unity because 1 is unity is always denoted by 1. So now if CT is equals to 1, T is some element of D, and then this implies that C is a unit. तो हमने एक चीज प्रूव कर दी कि अगर A B को डिवाइड कर रहा होगा तो C यूनिट है। और सिमिलरली हम दूसरी चीज प्रूव करेंगे, सिमिलरली नाउ सेकंड, इफ A डिवाइड C, अब अगर A C को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है हम C को किसी A के टर्म्स में लिख सकते हैं AS, जहाँ पे कोई S जो है वो इंटीग्रल डोमेन D से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम C is equals to BC into S, again CC cancel, this will become that BS is equal to 1. This is again our unity, and this implies that B is a unit. So in either case we are getting that either AC is a unit or B is a unit. ठीक है, so we have proved, therefore जो A हमने लिया था is an irreducible element.
A is an irreducible एलिमेंट, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि इधर अगर A C को डिवाइड करेगा तो B यूनिट है, और अगर A B को डिवाइड करेगा तो C यूनिट है, तो ईदर ऑफ देम इज अ यूनिट. सो दिस प्रूव्स दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट कि जो हमारा A हमने जो एलिमेंट नंबर लिया था इन द इंटीग्रल डोमेन एलिमेंट लिया था, इट इज एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट. नाउ वी गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट दिया है गॉसियन इंटीजर वाली रिंग का, वो इररेड्यूसिबल है बट प्राइम नहीं है. तो इसका मतलब यही दिखा रहा है कि जो हमने अभी थ्योरम प्रूव किया that every prime element is an irreducible element but the converse need not to be true. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, we can give them that यहाँ पे converse needs not to be true. and मैं इसमें लिख देती हूँ एग्जाम्पल लिख देते हैं 1 प्लस माइनस रूट 3 इन z माइनस रूट 3. प्रूविंग में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराऊंगी, ठीक है. उससे वहां से आप रेफरेंस लेकर के यहाँ पे प्रूफ पूरा करके दिखा सकते हो. ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछा तो नॉट नीडेड. अगर क्वेश्चन में बाय चांस पूछा हो कि कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, देन यू नीड टू शो इट बाय द काउंटर एग्जांपल अगर कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ठीक है. काउंटर एग्जांपल से यू टू शो, एंड दिस इज द काउंटर एग्जांपल कि 1 प्लस माइनस रूट 3 एक एलिमेंट है जो कि इस वाले गॉसियन इंटीजर से बिलोंग करता है, which is a irreducible element, is irreducible but not prime. ठीक है. तो ये एग्जांपल है, इसका प्रूफ मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करा रही हूँ. लेट्स प्रोसीड विद दिस. अब हम क्या करते हैं, इट इज इररेड्यूसिबल है, हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट है. क्लियरली हमें पता चल रहा है कि पहली बात 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस रूट 3 इज रिटन एज 1 प्लस रूट 3 आई. आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. आयोटा की हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पहुंच गए. वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, नो डाउट इन दिस. ओके, सो हमें पता है क्लियरली दिस इज नॉन जीरो. क्लियरली 1 प्लस रूट 3 आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज इट इज नॉन जीरो, जो कि पहली कंडीशन है मतलब प्राइम होने के लिए. करेक्ट, तो नॉन जीरो है. नाउ सेकंड, पहला ये हो गया. नाउ लेट अस कंसीडर कि इट इज अ यूनिट. हमें प्रूफ करना कि इट इज नॉट यूनिट, बिकॉज नॉन यूनिट होना चाहिए. इररेड्यूसिबल एलिमेंट है तो नॉन यूनिट तो है ये, बट हम एक बार देख लेते हैं. लेट अस सपोज 1 प्लस रूट 3 आई इज अ यूनिट. इसका मतलब क्या है कि this implies there exists x plus y root 3i belonging to z. इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3i, बट मैं ऐसे लिख देती हूँ z माइनस रूट 3 सच दैट कि जिससे मल्टीप्लाई करके यूनिटी आए. करेक्ट, तो इट विल बी 1 प्लस रूट 3i इंटू एक्स प्लस वाई रूट 3i इज इक्वल टू 1. There should be no doubt in this because यूनिट की डेफिनेशन के हमने यूज करा है. अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम x माइनस 3y प्लस रूट 3i x प्लस y is equal to 1. Now comparing both sides we get that x minus 3y is equals to 1 and x plus y is equals to 0. Now solving these both equations, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं y is equals to minus x, इसमें पुट करेंगे, सॉरी माइनस y is equals to x, माइनस y is equals to x, and हम x को यहाँ पे पुट करेंगे. दिस implies minus y minus 3y is equals to 1. This implies that minus 4y is equal to 1. This implies that y is equals to minus 1 by 4, which is not possible since y belongs to integer. So y cannot be equal to this. So this implies our assumption is wrong. Our assumption is wrong, and this implies that जो हमने लिया था 1 प्लस रूट 3i इज नॉन यूनिट. तो हमारा सेकेंड पार्ट ये प्रूव हो गया कि ये एक नॉन यूनिट एलिमेंट है. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको दो उसके टर्म्स में मानते हैं. ऑब्वियसली फॉर प्राइम एंड रिड्यूसिबल we need to consider it as a product of two other elements belonging to the same domain, integral domain, right? So let
1 plus root 3i is equals to a plus b root 3i into c plus d रूट 3i। अब दोनों को ऐसे क्यों लिया है? बिकॉज ये दोनों भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? बिलोंगिंग टू z रूट ऑफ -3। ओके, तो इसीलिए इनको ऐसे टर्म्स में लिया है, रूट 3 वाले टर्म्स में इसीलिए लिया है। और नाउ वी नो दैट कॉन्जुगेट, व्हाट इज अ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट होता है अगर 1 -3i ले रहे हैं रूट 3i, तो वो इनके कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट होगा। तो इनके कॉन्जुगेट्स क्या हो जाएगा? a minus b root 3i and c minus d root 3i. There should be no doubt in this. And we know that a, b, c and d belongs to the integer. Okay, no doubt. Okay, so now we multiply both the conjugate and the number itself. 1 plus root 3i into 1 minus root 3i. तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? a plus b root 3i into c plus d root 3i into a minus b root 3i into c minus d root 3i। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक से बर्बाद नहीं करूंगी by rearranging. I'll directly multiply this by this and this by this. Okay, and I'll multiply these both. So this implies यहाँ पे 4 आ जाएगा is equals to a square plus 3b square into c square plus 3d square। ये हो गया, मल्टीप्लाई करने पे आ गया। Now we make the cases. अब अगर पहला केस है दैट अब देखो दोनों का प्रोडक्ट जो है 4 के बराबर है, तो क्या क्या हो सकता है? 2 2 1 4 4 1। तो अब यहाँ लेते हैं इफ a square plus 3b square is equals to 1 and c square plus 3d square is equals to 4. Now c, अब a square plus 3b square is equals to 1 है, तो ऑब्वियस है कि b को 0 होना पड़ेगा और a square is equals to 1, इसका मतलब है a को क्या होना पड़ेगा? प्लस माइनस 1 एंड b is equals to 0। एंड ये भी सेम यहीं से आ रहा है, d जो है यहाँ पे 0 होगा और c जो होगा प्लस माइनस 1 होगा। यही केस 2 हो जाएगा। प्लस माइनस सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2 आ रहा है यहाँ पे, जो कि नहीं है यूनिट, करेक्ट। तो लेकिन यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमें आ गया। एंड दिस इम्प्लाइज, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा ये एलिमेंट है a प्लस बी रूट आई, दिस इम्प्लाइज a प्लस b root 3i will become equal to plus minus 1, which are the units, जो कि यूनिट्स हैं, which are units of z माइनस रूट ऑफ -3। राइट, ना हमने प्रूव कर दिया कि एक एलिमेंट जो है वो क्या आ गया? यूनिट आ गया। अब केस टू क्या है कि अगर a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 4 हो एंड c स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर 1 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपली ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट ना आके c प्लस रूट 3d आएगा, बिकॉज दिस विल इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 0। जैसे हमने फर्स्ट केस में इसके लिए किया था, वैसे ही इसी के लिए सेम। so this will imply that c that is c plus d root 3i will be equal to plus minus 1, which are again the units of z root of -3. Okay, so this we get. And now case 3 will also consider a case 3 जो कि possible ही नहीं है, that if a square plus 3b square is equals to 2 and a c square plus 3d square is equal to 2। Why is not possible? Because अगर d को 0 या b को 0 भी ले लेंगे तो a square is equal to 2 आएगा, तो a तो प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा, जो कि बिलोंग ही नहीं करता z में। ठीक है, so which is not possible for any, हाँ, which is not possible for any a comma b comma c comma d belonging to integers। okay, so now clearly we are done। so hence हमें प्रूव कर दिया, this implies hence 1 plus root 3i is an irreducible element। कैसे पता चला? बिकॉज अगर हमको दो टर्म्स में करा एक्सप्रेस, दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में, तो हमने प्रूव कर दिया कि either of one will be a unit, दो केसेस लेकर के। ओके, इट्स एन irreducible element। now we'll see for prime। ठीक है, in z root of -3। okay, now for prime we know that now 1 plus root 3i divides 1 plus root 3i into 1 minus root 3i, no doubt, yes, this which is equal to 4 जो हमने करा था 2.2। but
1 plus root 3i does not divide 2. Is this clear? It will not divide 2. So this implies again that so neither of it, मतलब अगर इसको डिवाइड करा तो या तो 4 1 होगा, या तो 2 2 होगा, या 1 4 होगा, करेक्ट। और 2, 2 अगर 1 plus 3i 2 है तो वो 2 को डिवाइड नहीं करता, ना ही 4 को डिवाइड करेगा। तो इसीलिए that's why this implies that 1 plus root 3i is not a prime element. Get it? So it is not important that every irreducible element is a prime element. So we have done this question, and using this question we have done came through 2 questions. ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने बहुत इजीली करा है। ठीक है, तो हमने दिखा दिया, जस्टिफाई और आंसर हो गया कि नॉट प्राइम है, दिखा दिया क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आर हमें दिया हुआ है कि ये एक सेट है, हमें दिखाना है कि ये रिंग है अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड इफ ए हमें एक सेट दिया हुआ है, इट शोज दैट ए इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ आर बट नॉट द राइट आइडियल ऑफ आर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें शो करना है सोल्यूशन। पहले हम यहाँ पे देखते हैं आर क्या दिया हुआ है। आर इज द सेट ऑफ द all the matrices such that A, B, C, D belongs to integers. Okay, this is the set. We need to show it is a ring. Okay, so first of all, it is clear that R under addition is an abelian group. It is an abelian group. Yes, it is an abelian group because अभी देखो A, B, C, D integer से belong करते हैं, तो non-zero होगा determinant. So we can see this by comparing to GL general linear group of matrices, 2 cross 2 matrices. ठीक है, whose coefficients are integers. तो ये होता है एक ग्रुप होता है, abelian भी होता है. Okay, this is by the help of the groups. And second is that R under multiplication is also a semi group. Is a semi group by because सेमी ग्रुप होती है, हमें प्रूव करना होगा कि a dot b dot c, a into bc is equals to ab into c. This will be done with the help of the semi associativity, with the help of associativity of integers, because उसके अंदर भी integers ही होंगे, तो integers associative होते हैं, so we can use that associativity of integers. Okay. और थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैं आपकी बात प्रूव नहीं करवाऊंगी, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव जो मैट्रिसेस होती हैं, इन दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, बोथ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, दैट इज a dot b plus c will be equal to a dot b plus a dot c. ठीक है, that is distributive law holds in matrices. Okay, उसका हम डायरेक्टली यूज यहाँ पे कर लेंगे। therefore by all 3 conditions R plus dot is a ring. So now we have proved it as a ring, and where plus यहाँ पे लिख दो, where plus again ordinary multiplication, ordinary addition of matrices, and dot is ordinary multiplication of matrices. Okay, so this is done. Now we need to show that A given, A क्या दी हुई है हमें, is a set of all these kind of matrices such that A comma B belongs to Z, and we clearly see it is a subset of R but it's not equal to R. तो आइडियल बन सकता है। तो आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, A minus B should belong to I and RA comma AR belongs to I, for or R belongs to R and A belongs to A. तो हमें दिखाना है कि ये लेफ्ट आइडियल है बट ये राइट आइडियल नहीं होगा। यस, दैट्स ट्रू। सो नाउ फॉर लेफ्ट आइडियल की डेफिनेशन पहले मैं लिख देती हूँ छोटू में। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट I of R is said to be left ideal if पहला कंडीशन होता है for all
A comma B belonging to I, A minus B should belong to I. And second is that if A belongs to, sorry, if small a belongs to I and small r belongs to R, then RA should belong to I. ठीक है, R should belong to I and right ideal की क्या हो जाती है? For right ideal, a non-empty subset I of ring R is said to be right ideal if पहला यही होता है कि अगर A, B belongs to I, this implies that A minus B belongs to I, and second is that if A belongs to I and R belongs to R, then AR should belong to I. ठीक है, और दोनों जब होता है तब वो आइडियल हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया कि हमें प्रूव करना है कि A जो है वो लेफ्ट आइडियल है. नाउ वी नीड टू प्रूव A is left ideal. ठीक है, तो पहले वी नीड टू टेक लेट x is equal to a b 0 0 comma y is equals to c d 0 0. They both belong to A, correct? So we need to show that x minus y belong to A. ठीक है, now we can calculate x minus y. X minus y is equals to a b 0 0 minus c d 0 0, which becomes A minus C 0 and B minus D 0, and this clearly you can see belongs to A, है ना, and A minus C comma B minus D belongs to Z. Okay, so this implies पहला चीज हो गया belongs to A. This implies x minus y belongs to A. Now second वाला पार्ट था कि हमने क्या किया, लेट करते हैं, we let x is equals to A B 0 0 belong to A and capital R, yeah, we can take T, let's take T is equals to A, B, C, D, no, A, B we have already used, so we'll use different variables. So A, B, C, D, E, F, this belongs to R, the ring in which all the matrices were there. Okay? So हमें need to show for the left ideal that जो ये x है उसको कहाँ होना चाहिए, यहाँ जो x है that should be on the, or the y should be on the right side. Okay, so the left, so उसका उल्टा होता है, मतलब we need to show that tx belongs to A. Okay, we need to show that tx belongs to A. Now we calculate tx is equals to CDEF into AB00, and this will become equal to CA plus DB into 0, EA plus BF into 0. This will come to be the matrix, required matrix, and which we can clearly see belongs to A, as CA plus DB will belong to Z and EA plus BF belongs to Z. We can give new variables also and we can write in different way, but हमें दिख रहा है कि जो TX है, this belongs to A, and so this implies by definition of left ideal, ठीक है, TX, sorry, we can say that A is a left ideal. Now we come to the right one. Right to show it is not a right ideal. ठीक है, right ideal के लिए पहला पार्ट तो हम दिखाई चुके हैं कि x minus y belong कर रहा है. हम फिर से बस यही कंसिडर करेंगे जो हमने यहाँ पे लिया था, कंसिडर xt.
xt which will be equal to AB00 into CDEF. Okay, and this will be AC AD BC BD, which is clearly not belonging to A. As you can see, this belongs to R, it does not belongs to A. Okay, so this implies A is not a right ideal. It was very easy. This question was not that tough. It was very easy because इसमें direct हमारा use हुआ the definitions and the easy calculations of matrices and easy use of properties of matrices. So there was not such a big thing. I hope आपको clear होगा. इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए. Okay. Okay. Let's go to the next question now. Okay. So we have done this question already. ये भी हमने जो prime और उसके element के बारे में किया था. This we have done. Okay. Okay, so now let's come to this question जो कि है let R be the ring. इसे ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी. हम ऐसे ही क्वेश्चन को फिर से करने वाले हैं. Okay, let R be the ring of all real valued continuous function over closed interval 0,1. M हमें दिया हुआ एक सेट, ऐसा सेट ऑफ फंक्शंस जिसमें f of 1/3 is equal to 0 है, मतलब सारे फंक्शंस जिसका एक रूट जो है वो 1/3 है. Show that M is a maximal ideal over R. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये हम ऑलरेडी एक बार ऐसे क्वेश्चन से डील कर चुके हैं. एंड दिस इज इन द सेम वे. ओके, सो लेट्स डू इट. पहली बात हमें यहाँ से समझना होगा सॉल्यूशन. यहाँ पे हम m की बात करते हैं. m हमें दिया हुआ है fx belonging to R such that f of 1/3 is equal to 0. So this shows that 1/3 is root of all polynomials belonging to m. ठीक है, that is gx is equals to x minus 1/3. This belongs to m. Okay, तो हम m को x minus 1/3 से जनरेटेड भी मान सकते हैं. ठीक है, so now we come to our question. ठीक है, हमारा हमें दिखाना है कि वो मैक्सिमल आइडियल. डेफिनेशन में एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि जो आइडियल होता है उसको मैक्सिमल आइडियल तब कहते हैं जब पहली बात तो वो रिंग के बराबर नहीं होना चाहिए. दूसरी बात कि अगर कोई आइडियल आ जाता है उन दोनों के बीच में, दैट इज m is contained in B is contained in R, then either m should be equal to R or B m should be equal to B और B should be equal to R. तो ये होती है हमारी क्या कहते हैं उसको कंडीशन फॉर आइडियल टू बी अ मैक्सिमल आइडियल. लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट हमारा क्या था कि क्लियरली हमें दिख रहा है दैट m इज नॉट इक्वल टू r बिकॉज r में सारे फंक्शंस हैं और m में खाली वो फंक्शंस हैं जिनका एक रूट जो है हमें बताया गया है कि 1/3 है. ओके, सो हमें दिख रहा है. सेकंड, अब हम सेकंड करते हैं जो हमें प्रूफ करना है. हम यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड प्रूफ करने के लिए? we need to show that either m is equal to b or b is equal to r. ठीक है, तो नाउ लेट करते हैं. ये हमें पहले लिखना चाहिए था, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया. पहले we will let that there exists an ideal b. Let's b be an ideal such that m is contained in B is contained in R. Now we need to show that m is equal to B or B is equal to R. ठीक है, अब पहला केस तो यही है कि m is equals to B. Now if m is equals to B then we are done. मतलब हमको काम करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमने प्रूव कर दिया कि अगर m जो है वो आइडियल वो B के बराबर आइडियल है, मतलब जो B लिया है वो m के बराबर ही है, तो then we are done. Now second is if m is not equal to b. ठीक है, so we need to show that b is equal to r. Now we already know b is contained in r, so we need to show r is contained in b. तो हमारा मेन मोटिव एक्चुअली ये है. ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ बाय स्टार और मैं उस इक्वेशन को स्टार बना देती हूँ, दिस इक्वेशन. ठीक है, by star we know that b is contained in r and we need to show that r is contained in b. Okay, now clearly
since M is was properly contained and now M is not equal to B, this implies M is properly contained in B. ठीक है, पहले it was a subset, ठीक है, it was a subset, now it is a proper subset of B. इसका मतलब है कि कोई ऐसा तो चीज होगा जो B में होगा और M में नहीं होगा, ऐसा polynomial. There exists fx belonging to B such that fx does not belong to M. Correct? fx ऐसा fx होगा जो B में belong करता होगा but M में belong नहीं करता होगा. Now by division algorithm हम सारे fx को, सारे polynomials को we can write in terms of by the help of division algorithm. By division algorithm, fx can be written as qx into some qx into gx plus rx. ना यहाँ पे gx जो हम ले रहे हैं वो m से ले रहे हैं, ठीक है, m से ले रहे हैं और gx कैसा होगा, x माइनस 1/3 के फॉर्म का होगा, ठीक है. तो ये हो गया qx into rx. ओके, हमने ये डिविजन एल्गोरिथम से लिख दिया. अब हम डिविजन एल्गोरिथम का आधा पार्ट तो ये था कि लिख सकते हैं और फिर दूसरा पार्ट ये था या तो rx 0 होना चाहिए या तो डिग्री ऑफ rx शुड बी, दिस इंप्लाइज ईदर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx is less than degree of gx. करेक्ट? तो gx हमारा क्या है, x minus 1/3. ओके, so now if पहला हमारा है either पहला है that if rx is equal to 0, this implies fx is equals to qx dot gx. This equals to that. This implies that fx will belong to M, which is not the case. Correct? It is not possible since fx does not belongs to M. हमने ये लेके चला है, we have assumed that fx does not belongs to M. ठीक है, तो इसका मतलब है कि this implies degree of rx is less than degree of gx. Now degree of gx is what? 1. So this implies degree of rx is less than 1. This implies degree of rx is 0. So इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा rx है, it implies that rx is a constant. तो हमने let कर लिया, let rx be equal to c. ठीक है, so now this implies that fx can be written as fx is equals to qx dot gx plus c. Now this implies c कहाँ belong करेगा, c को देखना पड़ेगा कि c कहाँ belong कर रहा है, fx minus qx dot gx. Now fx belongs to m, ठीक है, qx dot gx जो है ये b में belong करेगा, m में, और ये है b में, तो b minus m will be b. So this implies that c जो है वो actually b में belong करेगा, ठीक है, because m is contained in b, correct, और ये m में दिख रहा है लेकिन ये b में भी होगा, तो दोनों b में होंगे और दोनों माइनस करेंगे तो c आ रहा है, तो c जो है हमारा इवेंचुअली कहाँ belong करेगा, b में. ओके, yes. So now we take some gx belongs to R, the ring itself. Okay, the given ring itself. This implies gx can be written as c dot gx by c. ठीक है, where this c belongs to b and this thing belongs to R. Correct, because this is also 1 by c. gx is also kind of a polynomial, ठीक है, जिसको हम hx बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं, hx belongs to R, तो b R, और b हमने क्लियरली बोला था कि b एक आइडियल है, तो अगर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर b आइडियल होता है तो c belongs to b and if b belongs to R then cb should belong to b. So clearly this implies that gx belongs to b, ठीक है, by definition of ideal. ठीक है, so now we showed this implies that R is contained in B, ठीक है, and B is contained in R. This implies that R is equal to B.
So this is what we have done. This is what we have proved कि R is equal to B. Okay, this was a question. Yes, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि 1 माइनस आई जो है वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट है. अभी जैसे हमने पढ़ा था इरिड्यूसिबल के बारे में, टू शो दैट 1 माइनस आई इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड आई. ये सेम लाइंस पे जाएगा जो हमें पहले एक क्वेश्चन में हमने दिखाया था कि इट इज इरिड्यूसिबल बट नॉट प्राइम. तो वो जो इरिड्यूसिबल वाला पार्ट था ना, तो वो सेम होगा इसका. लेट्स सी हाउ वी विल डू इट. तो हमें पहले दिखाना है इरिड्यूसिबल है, तो फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं. नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, एंड इसको दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में डाल, इफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, देन वन ऑफ द टू एलिमेंट मस्ट बी अ यूनिट. ठीक है, लेट्स गो. क्लियरली वी कैन सी नाउ, क्लियरली 1 minus I is not equal to 0. This implies it is non-zero element. मतलब ये non-zero element है. ठीक है, now let 1 minus I, हमारा जो एलिमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 minus I. 1 minus I is a unit. इसका मतलब क्या हो गया कि there will exist x plus I टाइप का, बिकॉज I माइनस बाई आई है, तो बाई आई नहीं लेंगे बिकॉज I का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 1 है. ठीक है, तो हमारे यहाँ 1 कोफिशिएंट मान के चलेंगे, एंड आगे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये x plus I belonging to zi such that 1 minus I into x plus I will be equal to the unity, that is 1 itself. तो ये क्या हो जाएगा, x plus I minus ix minus plus minus and minus I minus 1 आएगा, तो plus 1 is equal to 1. तो ये हो जाएगा हमारा x plus 1 into plus I 1 minus x is equal to 1. Now comparing, if you compare both sides, we get this implies x plus 1 is equal to 1 and 1 minus x is equal to 1. So we are getting that यहाँ से हमारा आया x is equals to 2. अब देखो ये दोनों चीज should be equal to 0. यहाँ से हमारा आया 1 minus x should be equal to 0. यहाँ आ गया हमारा x should be equal to 1. अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 plus 1 is equals to 1. This is not possible. 2 is equals to 1. It is not possible. This is never happening. इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा absurd solution मिल रहा है, absurd solution, तो जो कि एक solution नहीं है. So this implies that our assumption is wrong. हमारा जो assumption है वो गलत है. इसका मतलब क्या है, जो हमारी 1 minus I जो एलिमेंट है वो क्या है, एक नॉन यूनिट एलिमेंट है. ठीक है, 2 is equals to 1 is wrong. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन है. ओके, it is wrong. This implies 1 minus I is a नॉन यूनिट एलिमेंट. ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने ये कर लिया कि ये नॉन यूनिट एलिमेंट है, तो हमारी दो चीजें प्रूव हो गई, नॉन जीरो नॉन यूनिट. अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. लेट 1 minus I is equals to a plus bi into c plus di, एंड ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे, दे बोथ बिलोंग्स टू zi. ठीक है, यस. सो नाउ व्हाट कैन बी डन, तो 1 minus I is equal to, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कम AC minus BD plus AD I plus AD plus BC. Okay, now we'll compare again and we'll come to know that AC minus BD is equal to 1 and AD plus BC is equal to minus 1. ठीक है, हमें ये दो चीजें मिली. Now if we square these both elements and add them, what we will get, squaring and adding both, we get, देखो 1 का स्क्वायर इज 1 minus 1 का स्क्वायर इज 1, 1 plus 1 is 2 is equal to AC minus BD का स्क्वायर plus AD plus BC का स्क्वायर, which will come nothing but A square C square plus B square D square plus A square D square
plus b square c square, which will get reduced to a square plus b square and c square plus d square. Okay, yes. So now we come to know that 2 is equals to these two product of two elements. Now case 1, जैसे हमने इसमें cases बनाए थे वैसे इसमें भी केस बनेंगे। यही केस है 1 2 2 1, ठीक है। पहला केस हम लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है और c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। तो अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a प्लस बी आई इंटू a माइनस बी आई इज इक्वल टू 1। देखो ये जो प्रोडक्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का प्रोडक्ट है a स्क्वायर माइनस ए बी आई प्लस ए बी आई माइनस 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 प्लस माइनस, but I square is -1, so plus b square हो जाएगा वो। This is a square plus b square only, and this shows clearly कि हमारा जो ये एक एलिमेंट था a plus bi is a unit, ठीक है। अगर हमने ये वाला केस लिया और अगर सेकेंड केस लेते हैं केस 2 in which we take that a square plus b square is equals to 2 and c square plus d square is equals to 1, ठीक है। So this will imply that now we see this one, c square plus d square is equals to 1 का मतलब c plus di into c minus di will be equal to 1, and this shows that c plus di is a unit. So clearly we have proved that कि हमने दो एलिमेंट्स में इसको एक्सप्रेस किया तो either of them will come to be a unit, and therefore we have proved that 1 minus I is an irreducible element of Zi. Okay, so we have done this. ये बहुत easy था, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं थी, and we have done on the same lines जैसे मैंने प्रूफ किया था, बस हमें ऐसे ही प्रूफ करना होता है by the definition clearly। मैं जैसे आप देख पा रहे होंगे जो मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ कि रिंग थ्योरी इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस, right? So you could really see कि सब definitions ही है और कुछ नहीं है। We are just using definition and definition के help से we are proving everything. So now we come to our last question of the last lecture finally. The question is that let R be the commutative ring with unity. R हमारी क्या है? commutative ring है unity के साथ, and A is an ideal of R. Then R by A is an integral domain if and only if A is a prime ideal, ठीक है। तो हमें R एक कम्यूटेटिव रिंग दी है यूनिटी के साथ, ठीक है। तो ये दिया हुआ है इसी सेंस में बिकॉज ताकि हम प्रूव कर सके कि R by A भी एक कम्यूटेटिव रिंग होगी which we will use for proving कि वो इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। और एक हमें एक आइडियल दिया हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। लेट्स सी, लेट्स सॉल्यूशन। तो हम दोनों पार्ट से प्रूव करेंगे। पहले हम लेते हैं गिवन, हम पहले लेते हैं कि R by A is an integral domain, ठीक है। हमने लिया कि R by A एक इंटीग्रल डोमेन है। We need to prove that A is a, अब पहली बात प्राइम आइडियल क्या होता है ये मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ। कम्यूटेटिव रिंग में यूनिटी है R, तो उसका एक आइडियल A है, वो प्राइम आइडियल तब कहते हैं उसको। पहली बात तो शुड नॉट बी इक्वल टू द रिंग, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इफ A B बिलोंग्स टू A देन ईदर A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू A, ओके। तो ये दिखाना होता है। और यहाँ पे जो R by A है ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन रिंग है, ठीक है, जिसमें R by A इसमें कोसेट्स होते हैं जैसे हम लोगों ने उसमें किया था ग्रुप में। इन द सेम वे वी डील विद दिस। और इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हम बात करते हैं, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? कोसेट्स होंगे, जिसमें जो एलिमेंट्स होगा इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। R by A will basically be equal to R plus A where R belongs to R, okay. This is the quotient ring and इसमें हमारा ये हमारा राइट आइडियल है और एक हमारा होता है लेफ्ट आइडियल, ठीक है। वो लेफ्ट वाला लेफ्ट कोसेट, उससे भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बिहेव ऑफ लेफ्ट कोसेट। ये मैंने राइट कोसेट की हेल्प से इसको एक्सप्रेस किया है, ओके। सो नाउ वी नीड टू प्रूव दैट A इज अ प्राइम आइडियल, ठीक है। Now clearly we can see that A is not equal to R because with ideal है तो उसका सबसेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। It is not equal to R. Now हमने क्या किया? Let A B belong to A. हमने क्या करा कि A जो है तो A एक आइडियल है, हमने क्या किया? A B A में बिलोंग करता है ऐसा ले लिया for some A, B belonging to R. अब अगर A B belong to A है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? वी आर अगेन गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। तो आई होप आपको थोड़ा सा दिमाग में होगा, थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैंने पढ़ाया हुआ है ग्रुप में।
उसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया है, अभी हमने लिया है कि ए बी बिलोंग टू ए है, तो वी नीड टू शो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम आइडियल दिखाने के लिए वी नीड टू शो दैट ईदर A belongs to A or B belongs to A. ठीक है. Now first of all, now we use it since AB belongs to A. Now we'll come to the definition by the help of Kosetsky properties. ठीक है. AB belongs to A. This implies AB plus A will be equal to A plus 0, which is equals to A only. Since यहाँ पे मैं Kosetsky वो लिख रही हूँ that if या फिर ये implied by होते हैं सारे, implied by होते हैं सारे, ये हो जाएगा that x belongs to h. This implies implied by that xh is equals to h, right? तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन एज अ ऑपरेशन है, यहाँ पे हम एडिशन ऑपरेशन ले रहे हैं, तो यही हो जाएगा that ab belongs to h. This implies implied by that ab plus a is equals to h, that is also a plus 0. ठीक है. एंड यहाँ पे a plus 0 मतलब a0 is the identity element for the respect to addition वाला ऑपरेशन. बट यहाँ पे क्या लिखते हैं h dot 1 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट he, that is equals to h. okay, yeah. So or also ab h is equal to ah into bh. ठीक है. ये भी होता है, ये भी implied by होता है कि अगर ab h है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. ठीक है. So now we can clearly write ab plus a as a plus a into b plus a, correct, which is equal to a. ठीक है. So a plus a into b plus a, which is equals to a. This implies now since it is, we know that it is an integral domain, r by a is an integral domain, तो अगर दो उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 0 आ रहा है, that is the identity element, then either one of them is 0, correct. This implies either a plus a is equal to 0, sorry, a plus a is equals to a और b plus a is equals to a. यहाँ पे मैं क्लियरली बता देती हूँ where a is the identity element of r by a. ठीक है. तो हम यहाँ पे कोसेट से डील कर रहे हैं. ठीक है. तो हमने क्या हो गया, either this is equal to a और this is equals to a by since given that r by a is an integral domain. तो ये डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन की है, इससे हमने यूज करा है. सो नाउ इफ a plus a is equal to a, this implies a belongs to a, and if b plus a is equal to a, this implies b belongs to a. ये तो पता ही है, ये उल्टा इसका कि अगर b plus a is equal to a, b belongs to a. ठीक है. तो हमने ये शो कर दिया कि either this implies either a belongs to a or b belongs to a, and this clearly shows, this implies that a is a प्राइम आइडियल. ठीक है. ये हमारा फॉरवर्ड पार्ट हो गया है. नाउ वी कम टू द कन्वर्स. कन्वर्स में हमें प्रूव करना होगा कि हम लेट करके चलेंगे, गिवन हमारा हो जाएगा कि a इज अ प्राइम आइडियल. नाउ वी नीड टू प्रूव that r by a is an integral domain. ठीक है. Now we know that हमें बताया था कि since मैंने कहा था इसको हम यूज करेंगे, R is a commutative ring with unity. So this implies that R by A is also the same, is also commutative ring with unity. This has no doubt, क्योंकि इसी ऐसा होता है कि जो क्वोशिएंट रिंग होती है वो भी द सेम होती है एज आर. तो हम क्या करते हैं, अब हम दो एलिमेंट्स आर बाय ए से लेंगे, भी अगर उनके प्रोडक्ट का एलिमेंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी, देन वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0, करेक्ट. ये होता है इसका डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन का. तो हमने क्या किया, लेट x प्लस a कॉमा y प्लस a दे बिलोंग टू r बाय a. नाउ वी कंसीडर देयर प्रोडक्ट. ठीक है. such that x plus a into y plus a
is equal to a, that is the identity right of r by a. अब यहीं फिर से हमने वही यूज करेंगे, x plus a into y plus a will be xy plus a is equal to a, correct. Now we know a plus a is equals to a, this implies that a belongs to a, this implies xy belongs to a. अब जहां पे जैसे ही xy belongs to a में आया, और a क्या है, एक प्राइम आइडियल है, करेक्ट. एंड since a is a prime ideal, this implies कि either x will belong to a or y will belong to a. ठीक है. now if x belongs to a, this implies क्या हो जाएगा कि x plus a will be equal to a. आ गया ना कि either one of them should be equal to a. ठीक है, तो इधर x plus a is equals to a. अगर if y belongs to a, this implies that y plus a will be equal to a. So we have clearly showed that one of them will belong to a. So we showed that if x plus a into y plus a is equals to a, then either x plus a is equals to a or y plus a is equals to a in r by a. ठीक है. So therefore clearly r by a is an integral domain, and with this we end our question and the lecture also. And I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इसमें डायरेक्ट यूज है फिर से डेफिनेशंस की और समझने की कि क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, एंड हमने कुछ कोर्सेज के भी चीज के यूज किए हैं. तो पूरे रिंग से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपने की ग्रुप थ्योरी स्ट्रांग है तो आप रिंग इजीली कर सकते हो, और रिंग इजीली कर सकते हो. और रिंग में ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशंस होती हैं, एंड यू जस्ट नीड टू नो द डेफिनेशंस एंड नो हाउ टू डू द क्वेश्चंस, कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस में, तो आपसे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे. सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर एंड द सीरीज आल्सो. ओके, सो आई एंड विद दिस. थैंक यू सो मच.